लेक्चर में हम लोगों ने आपको टाइप्स ऑफ रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे बेटा जी एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखिए एक बार के लिए समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीओन, जब हम इस तरीके से कोई ट्रेंड पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है बेटा अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड। ठीक है जी, और यू कैन से अलोंग ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, हम यहां से यहां की तरफ चलते, ठीक है, दैट इज लेफ्ट टू। ओके, एक ट्रेंड होता है बेटा टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप में, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर हम यहां से यहां ट्रेंड पढ़ रहे हैं बेटा जी तो वो होता है अलोंग ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू। तो दो तरीके से हमारे ट्रेंड स्टडी होते हैं, अलोंग ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट और अलोंग ए ग्रुप व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम। ठीक है साहब, तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं बेटा कि एटॉमिक रेडियाई एक्चुअल में किस तरीके से स्टडी होती है। देखिए अब एक मिनट के लिए समझिए, लिथियम से हम शुरू कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज अगेन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो अगेन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से चलता है ये एटॉमिक नंबर। तो देखिए अब ध्यान से समझना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज पे एक्चुअल में क्या फर्क पड़ता है। तो समझना ये है बेटा कि पहले तो मैं आपको एक बार बेसिक चीज समझाता हूं कि होता क्या है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है वो सारी बातें हम स्टडी। लेकिन जब हम बढ़ते बढ़ते नोबल गैसेस पे आ जाते हैं, नोबल गैसेस पे, तो इनका साइज सडनली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह होती है कि ये जो रेडियस शो करते हैं, याद कीजिए नोबल गैसेस शो वंडरवॉल रेडियस, ये वंडरवॉल रेडियस शो करते हैं, बाकी सारे बेटा जी कोवलेंट रेडियस शो करते हैं। तो वंडरवॉल रेडियस का साइज हमेशा कोवलेंट से बड़ा, पहली बात। तो इनका साइज तो हो गया सबसे बड़ा। ये पूरे हर जो आपका पीरियड चलेगा उसमें यही ट्रेंड चलेगा मोटे तौर पे। तो जो माइनर एक्सेप्शंस आएंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं लिथियम बेरिलियम, इधर से इधर साइज कम होता है, तो ट्रेंड क्या हुआ बेटा? ट्रेंड हो गया कुछ ऐसा। और आप कह सकते हैं नियोन सबसे आगे आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहें तो शो करना, अदरवाइज आप समझ ही गए हैं कि इसका साइज बाकियों से बड़ा होता है, तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। सिर्फ फ्लोरीन से नहीं बेटा, सबसे बड़ा होता है ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस। तो यहां आप लिख सकते हैं लार्ज एटॉमिक रेडियाई, लार्ज एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस। बाकी सब में कैसी है? कोवलेंट है। कोवलेंट में साइज हो रहा है डिक्रीज। अब मुद्दा यह है कि कोवलेंट में साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा बेटा ये सारी चीजें। देखिए अब समझना क्या है, एक मिनट के लिए मैं मान लीजिए बोरोन कार्बन से शुरू करता हूं, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। बोरोन ये न्यूक्लियस है बेटा जी, मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है? 5, 1s2, 2s2 और 2p1 हो जाएगा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 5 प्रोटॉन्स। ठीक है जी, 5 प्रोटॉन्स आर देयर। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए आपके पास बेटा जी, और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहां हो।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बोरोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात है रेडियस निकालने की। अभी रेडियस में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है जी, ऐसे क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना बेटा, अट्रैक्शन, इसे नाम दिया गया है न्यूक्लियर चार्ज। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड हम यूज करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो अट्रैक्शन है जो प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं। लगता है नहीं, लगाते हैं, यानी कि इन्हें लगता है कि ये लगा रहे हैं, लगता उस पे क्या है वो बात की, ठीक है। अच्छा, अब ये है बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स, ये 1s2 में, ये 2s2 में, और ये है 2p1 में। अब एक बात समझिएगा बेटा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर भी क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम हुआ, रिपल्शन। और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक नाम दिया जाता है बेटा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा काम नहीं करते, इंटरवेनिंग जो बीच में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां और न्यूक्लियस के बीच में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो देयर आर 4 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब कहानी समझिए, न्यूक्लियस क्या करता है बेटा जी, न्यूक्लियस करता है अट्रैक्शन। न्यूक्लियस मींस प्रोटॉन, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो होगा क्या, दो अपोजिट फोर्स वर्क करेंगे। तो जब अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, तो रेडियस डिक्रीज होगी। तो इसका क्या काम हुआ, रेडियस को डिक्रीज करना, और ये क्या कर रहा है, रिपल्शन। तो इनका क्या काम हुआ, रेडियस को इंक्रीज करना। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए भाई आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है, और ये कम है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दोनों फोर्सेस है ना, एक घटा रही है रेडियस को, एक बढ़ा रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, ये बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। अब नेट में इस इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स होगी बेटा, वो इन दोनों का डिफरेंस, ना न्यूक्लियर चार्ज होगी ना शील्डिंग, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज शील्डिंग इफेक्ट, द वर्ड इज शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग, और यू कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इस इलेक्ट्रॉन को महसूस होगा। मैं बड़ा सिंपलीफाई, देखिए मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन, दोनों एक कह रहे हैं कि भाई इधर आ, दूसरा कह रहा है इधर जा। अब फाइनली ये क्या करेगा, ये इसका अपना खुद का कोई व्यू नहीं है, तो क्या होगा बेटा कि जो आपके दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, भाई तुम लड़ लो, फाइनली जो जीतेगा मैं उसकी बात मान लूंगा, ऐसा ही होगा। तो इसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव, और यू कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जेड। तो जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा बेटा जी, सिग्मा होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज, और ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो समझना ये है कि दिस इज द अल्टीमेट फैक्टर व्हिच डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम, और यू कैन से एटम। मेरी बात समझ पाते हैं? देखिए सीधा समय, भाई न्यूक्लियस है, ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन। अब उसमें दो तरीके की फोर्स लग रही है। न्यूक्लियस के प्रोटॉन क्या कह रहे हैं, इधर आ भाई, बीच के इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे हैं, दूर जा, सेम चार्ज है, रिपल्शन। तो क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपीट करवाएंगे, और जो जीत जाएगा उसी के हिसाब से वो नजदीक या दूर चला जाएगा। तो वो जो नेट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है ना, अल्टीमेटली दोनों का रिजल्टेंट जो है वो लग रहा है, उसे कहते हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन जितने हैं, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया 6।
प्रोटॉन 20 है तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया 20। लेकिन ये 20 का 20 इलेक्ट्रॉन को महसूस नहीं हो रहा है, बीच में कुछ रिपल्शन भी है, वो हो गया शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज सिग्मा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले फंडामेंटली हम क्या समझते हैं कि भाई ये चीजें काम कैसे, ठीक है। तो अभी एक मिनट इसमें देखते हैं बेटा। देखिए जब हम चले बोरोन से, ठीक है जी, बोरोन का अरेंजमेंट हो गया हमारे पास। अगर मैं बोरोन से कार्बन की तरफ जाता हूं, समझिएगा कार्बन की अरेंजमेंट अब कैसी होगी। ये न्यूक्लियस हो जाएगा 1s2 2s2, यहां आ जाएगा 2p, ये देखिए 1s2, ये मान लीजिए 2s2 और ये हो गए हमारे 2p। अब क्या हुआ बेटा, अब प्रोटॉन जो थे, प्रोटॉन एक तरीके से यहां 5 थे तो यहां कितने हो गए बढ़कर। अब इस प्रोटॉन को इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगानी है, ये फोर्स क्या कहलाती है बताइए। जो ये प्रोटॉन, प्रोटॉन मींस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट, ठीक है जी, दैट इज, और आउटर मोस्ट नहीं किसी में भी लगेगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज होगा। अच्छा जी, अब इस शेल से अंदर की तरफ दो शेल हो रहे हैं हमारे पास, एक 1s है एक 2s है, समझिए ये 1s हो गया बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मोटे तौर पे समझा रहा हूं, समझते जाइए बातों को। तो कितने इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन हुए, 4, सोच के देखिए। तो अगर मैं बेसिक भाषा में बताऊं, यहां प्रोटॉन 5 थे, सोच के देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे इंटरवेनिंग 4 थे। क्या बात समझ पा रहे हैं, बोरोन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन 5 इंटरवेनिंग 4, फिर आपका ये वाला। जैसे ही हम चले गए बेटा जी कार्बन पे, अब प्रोटॉन हो गए 6, लेकिन इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग मतलब बीच के, सेम ऑर्बिट वाले नहीं, बीच के, इसके और इसके बीच में, ये बीच में नहीं आता बेटा। दो, एक समझिए, दो स्टूडेंट्स पैरेलल एक बेंच पे बैठे हैं, तो क्या वो एक दूसरे को बोर्ड को देखने से रोक सकते हैं? डिस्टरबेंस कब आती है, जब आगे वाले बढ़ते चले। साइड में तो चाहे 50 बैठ जाए भाई, सोच के देखिए। तो ऑर्बिट वालों की बात नहीं होती, इंटरवेनिंग, बीच में कितने हैं, बीच में 4 है, क्लियर है। यहां भी कितने 4 है, यानी कि रिपल्शन तो तकरीबन सेम हो गया। लेकिन यहां प्रोटॉन 5 है, खींचने वाले 5, यहां 6 हैं, तो अब आप बताइए क्या होगा। क्या इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होगा कि नहीं? देखिए सोचना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं हर चीज में डेफिनेशंस में नहीं होता, कंसेप्ट पे चल। खींचने वाले 5, रिपेल करने वाले 4, खींचने वाले बढ़ा दिए, रिपेल करने वाले नहीं बढ़ाए, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, खिंचाव ज्यादा होगा ना। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, साइज घट जाएगा, यानी कि रेडियस कम होगी। इसीलिए when we move left to right, समझिए सेम शेल होता है तकरीबन हमारे पास। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, लेकिन इस शेल में इंटरवेनिंग 4 रहेंगे। ऑक्सीजन में एक और आ जाएगा, और फ्लोरीन में क्या होगा, एक और आ जाएगा। लेकिन इंटरवेनिंग तो 4 ही है, और ज्यादा जो रिपल्शन होता है, मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिपल्शन इनका भी होता है, लेकिन मेन जो रिपल्शन होता है वो इंटरवेनिंग का। तो जब हम लेफ्ट टू राइट गए, इलेक्ट्रॉन बढ़े, प्रोटॉन बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से रिपल्शन ना के बराबर होता है। रिपल्शन होता है अंदर वाले शेल की वजह से। आपके और मेरे बीच में 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो प्रॉब्लम होगी, आपके साइड वाले की हाइट कितनी ज्यादा, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां ये समझना है बेटा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम शेल में, जैसे 2p1 2p2 2p3 2p4, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट समझिए, थोड़ा और बेटर ढंग से चीजें आपको क्लैरिफाई करता हूं। मान लीजिए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2,
1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 वंडरवॉल को छोड़ देते। अब देखिए इंटरवेनिंग कौन से, ये है इंटरवेनिंग 4 4 4 4 और 4। मेन रिपल्शन इन्हीं का है और इसका प्रोटॉन कितने 5 6 7 8 9 और इंटरवेनिंग सब में कितने 4। अब आप खुद सोचिए बेटा, इंटरवेनिंग तो बराबर है यानी कि रिपल्शन तो फिक्स हो गया, लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी और अगर फोर्स ज्यादा होगी रिपल्शन फिक्स है। रिपल्शन कहता है भाई मैं तो इतने रहूंगा, अट्रैक्शन बढ़ता चला जाए तो क्या होगा साइज छोटा हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज ऑलवेज डिक्रीज। क्या बात समझ में आई है बेटा? तो ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब मैं आपको प्रिसाइजली बताता हूं कि भाई ये जो आपका जेड इफेक्टिव है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट टू राइट आप समझ गए क्या फर्क पड़ता है। हमारा रेडियस शुरू में घटता है और नोबल गैस क्योंकि वो वंडरवॉल रेडियस है वो बढ़ जाती है। तो जेड इफेक्टिव को अगर समझना है बेटा तो हमें स्लेटर्स रूल को समझना होगा। मैं आपको बड़े अच्छे से ये चीजें बताता हूं, एक बार समझना। तो सीधी सी है बेटा जी, एटॉमिक रेडियाई जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है। कैसे? जेड इफेक्टिव क्या है? एक्चुअल अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज होगा। ठीक है जी। अब जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कैसे होता है बेटा? ये होता है जेड माइनस सिग्मा। अब जेड क्या है बेटा जी? जेड है न्यूक्लियर चार्ज और इन शॉर्ट यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर मुझे सिग्मा पता चल जाए और मुझे जेड पता चल जाए तो मैं जेड इफेक्टिव निकाल सकता हूं और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी। क्लियर है? अभी एस ये सिग्मा क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग। तो देखिए जेड निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोटॉन की नहीं। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी इस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को, इसे हम शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये निकालने में प्रॉब्लम, तो इसे निकालने का काम जिस साइंटिस्ट ने किया बेटा वो थे स्लेटर। तो नाम पड़ गया इस रूल का स्लेटर्स रूल। ठीक है, अब स्लेटर रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो मेन मुद्दा है एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए अब हम समझते हैं कि स्लेटर रूल क्या है और कैसे काम करता है। उसकी मदद से हमें ये निकालना आ जाएगा, ये हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो चलिए अब हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है बेटा? व्हाट इज स्लेटर्स रूल। ओके, तो उससे पहले एक बार लिख लेते हैं यहां पे कि जेड इफेक्टिव क्या था? जेड माइनस सिग्मा, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज डिटरमाइंड बाय स्लेटर्स। अब देखिए स्लेटर्स रूल को ना बेटा स्लेटर ने दो हिस्सों में तोड़ा। पहला समझिएगा, फर्स्ट एनएस और एनपी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से रूल चलेगा। नंबर 2 एनडी और एनएफ वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग से रूल चलेगा। समझते जाइए आप, आखिर में सब कुछ कंपाइल हो जाएगा। अब रूल क्या है वो समझिए कि भाई पहली बात तो ये है क्या बेटा, ये एक तरीके का रिपल्शन है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आप पहले समझते जाइए, एनएथ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एनएथ इलेक्ट्रॉन, इनका जो रिपल्शन का वैल्यू है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का एनएथ 1 इलेक्ट्रॉन, यू कैन से फॉर 1 एनएथ इलेक्ट्रॉन, और 1 एनएथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है 0.35।
n-1 में एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जी 0.85 और n-2 में फॉर 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है अप्रोक्स 1 और इसके बाद जो भी होगा n-3 4 जो भी होगा उन सबका भी क्या हो जाएगा। ये क्या है वो भी समझाऊंगा और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझाऊंगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको बाद में लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एटॉमिक नंबर है, मैं बात कर लेता हूं कार्बन, ठीक है जी। अभी सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसका जेड इफेक्टिव निकालना। उसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए 1s2 2s2 2p2। अब मान लीजिए मुझे इस p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए वो किसी के लिए भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसके लिए इसके लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके लिए पूछे उसी पे फोकस करो। इस p इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे सिग्मा निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट सिग्मा। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू तो मुझे पता है 6 हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो अगर सिग्मा निकल गया तो आई कैन फाइंड आउट z इफेक्टिव। ठीक बात है या नहीं, अगर z हमें पता है दैट इज 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिग्मा निकल जाए तो z इफेक्टिव भी आ जाए। z इफेक्टिव ही मेन चीज है रेडियस की, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है z इफेक्टिव की, अगर मैं वैल्यू की बात करूं बेटा जी, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए यहां मुझे एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है, ठीक है, तो जिसको स्टडी करना है उसे छोड़ दीजिए आप। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, एक्चुअल में ये मेरा हो गया n, आउटर मोस्ट वाले को n बोलते हैं बेटा, तो ये वाला शेल क्या होगा n-1 हो जाएगा, ठीक बात है। अब n में कितने इलेक्ट्रॉन है, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहां और 2 यहां, ठीक है। लेकिन इनमें से एक को तो स्टडी करना है ना, जिसे स्टडी करना है उसका रिपल्शन थोड़ी गिनेंगे, उसे छोड़ देंगे, तो 4 में से एक को घटा दो, इस एक को हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, यू कैन से रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो n में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। n-1 में ये रहा n-1, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n-2 है ही नहीं तो छोड़ देते हैं, उससे आगे तो कहानी नहीं। तो n का देखिए, n का क्या रोल है, एक इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो 0.35 होता है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल रिपल्शन क्या हो गया मेरे पास 15, दैट इज 1.05। अगर n-1 की बात करें तो एक का रिपल्शन 0.85 होता है, मेरे पास तो 2 है, तो 2 into 0.85 दैट इज कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। तो टोटल इसके अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये एक क्यों छोड़ा आप समझ गए, इसी को तो स्टडी करना है, इसके अलावा गिनो, ठीक है। चलिए, तो यहां मेरा सम कितना आ गया बेटा जी, दैट इज 2.75। अब जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब जेड कितना है 6, सिग्मा कितना आ गया 2.75। इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2553 दैट विल बी 3.25, तो दैट इज आवर जेड इफेक्टिव वैल्यू। इस तरीके से बेटा जी हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। बात आई है समझ में, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसमें और देखते हैं कैसे हो सकता है। चलिए, तरीका समझ गए, एक बार वैल्यू नोट कर लीजिए। n में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 0.35, n-1 में है 0.85, n-2 में है या उसके बाद किसी में भी है तो चलो। अब मान लीजिए बात करते हैं जिंक की, बात लेके चलते, जिंक एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, स्पेशल एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, 3p6 4s2 3d, काउंट करिए 10 20 और 10। अब क्वेश्चन ये है बेटा
कि हमें जिंक के s इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है। s के ऊपर क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो देखिए यहां एक बात आपको समझनी होती है कि फिलिंग का तरीका तो ये है, लेकिन रेडियस का जो तरीका होता है वहां बड़ा हमेशा बाहर लिखा जाए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसे चलेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s, ये बन जाएगा 3d10 और 4s2। ठीक है जी, मुझे s के लिए निकालना है बेटा 4s। अब सबसे पहली बात समझिए कि s में एक तो हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, s का मतलब मैं n मान लूं, क्या हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, तो एक बचा मेरे पास, तो n में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए 1। ठीक है, n-1 की बात करेंगे तो ये सारे आगे बेटा जी n-1 आ गए हमारे पास। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन n-1? दैट इज 10 6 और 2 दैट इज 18। n-2 की बात करें बेटा तो 8 आ जाएंगे, और n-3 की बात करें तो 2 आ जाएंगे। यहां मैंने एक क्यों लिया ये आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। अब इन सबका रिपल्शन n की वजह से कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन है 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, n-1 में क्या होता है 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, n-2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद सबको 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए बात। कितना आ जाएगा बेटा 0.35। इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 18, अप्रोक्स 14.3 समथिंग कुछ भी है वो आप देख लेना एक बार। 14.3 यहां 8 और यहां 2 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 5 3 along with 14 10 24 24.35। ये क्या आ गया, दैट इज योर सिग्मा। क्लियर है। अब क्या करें, जेड इफेक्टिव निकालना है। अभी न्यूक्लियर फार्मूला क्या है, जेड इंटू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना 30 माइनस 24.35, दैट विल बी, जो आंसर आएगा वो आपका जेड इफेक्टिव होगा। समझे हैं बात को। इस तरीके से बेटा जी ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेड इफेक्टिव निकालना कैसे या क्यों निकालना है। जेड इफेक्टिव विल डिसाइड। अब देखिए प्रोटॉन डिसाइड नहीं कर रहे, ये जो डिफरेंस आएगा ना तकरीबन ये आपका आ जाएगा 5.65 समथिंग है ना, ये डिसाइड करेगा कि साइज का क्या होगा, जे के बड़ा होगा कि छोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो ये था एन और पी के लिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये कह दूं कि इस डी इलेक्ट्रॉन का निकालिए स्क्रीनिंग क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात कर, ठीक है, तो रूल थोड़े बदल जाए, थोड़े ही बदलेंगे ज्यादा नहीं। देखिए क्या होगा, ये था NS और NP, यानी कि अगर कोई S के लिए निकलवाए या P के लिए निकलवाए, ठीक है। और अगर कोई ये कह दे कि वो दे ही ना आपको, तो इसका मतलब होता है वो आउटर मोस्ट की बात कर रहा है बेटा, सबसे लास्ट वाले। तो वो आप देख लेना वो S में है, P में है, D में है या F में है। अगर S और P में है तो ये रूल चलाएंगे, D और F में है तो इनमें थोड़ा चेंज। वो चेंज क्या है वो समझिए। देखिए पहले तो NS की जगह ND और इसकी जगह हमने F ली। अब चेंज पर फोकस कीजिए, बड़ी आसानी से समझिए। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और ये सारी जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, ये 0.85 थी, ये भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। दैट्स, यानी कि हमारा फॉर्मूला आसान हो गया D और F के केस। क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को स्टडी करें या देख लेते हैं कोई और अच्छा सा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हो तो। इन दैट केस कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ।
ये कहता है जी एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर 24 में हमें क्या करना है, 3D जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने स्टडी करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर 24 में। एटॉमिक नंबर 24 किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्रोमियम का, है ना। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए अपना 3D, हाँ 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है इस केस में। तो सीधी सी बात है, अब D के लिए पूछ लिया तो सबसे पहले आप पता कीजिए N कौन कौन से हैं, N-1 कौन से हैं, N-2 कौन से हैं, इस तरीके से आप अपने ये फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो बेटा इसको ना एटॉमिक रेडियस के बिहाफ पे लिखो। एटॉमिक रेडियस के बिहाफ पे मेरा मतलब क्या है, पहले छोटा शेल फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अभी 3d5 और 4s, और हमें किसका निकालना है। अब याद रखिएगा ये सब है क्या एक्चुअल में, ये रिपल्शन है बाय इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन हो उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वो उसके बाद आ रहे हैं। समझ पा रहे हो, हमें पहले वाले इलेक्ट्रॉन स्टडी करना है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो राइट हैंड साइड पे, इसीलिए इस तरीके से लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसे लिख के करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये एफओ कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये एटॉमिक रेडियस कॉन्फ़िगरेशन। भरो ऐसे, फीलिंग ऐसे करो, लिखो ऐसे, इसकी आदत डालो। फीलिंग लिखना ऐसे, फीलिंग ऐसे करनी है, लिखना ऐसे। कई बार बोल चुका हूं, प्लीज इस पर फोकस करो। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां देखिए एन कितना है, ये सारा एन है आपके पास। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मानेंगे भाई, इसमें 6 और 2 8 और 5 13, लेकिन एक तो रेफरेंस होगा, कितने बचे 12। समझ गए ना, एक रेफरेंस होगा, उसको जिसको स्टडी करना है उसकी बात होगी, बाकी सब क्या होंगे। तो यहाँ 4 मान लो और यहाँ 8 बार। n-1 में कितने हैं बेटा जी 8, और n-2 में कितने हैं 2। अभी d की बात होगी तो d का रूल क्या कहता है, इसके लिए तो क्या करेंगे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 4.2 समथिंग आ गया। चलिए यहां कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 10, तो योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 14.2। ठीक है जी, आपकी वैल्यू आनी चाहिए 14.20। लेकिन ये सिग्मा की वैल्यू है बेटा, मैं चेक कर रहा था। अभी हमें जेड इफेक्टिव पूछा है, तो जेड इफेक्टिव कैसे करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही है ना हमारे पास बेसिक। तो सॉरी दैट इज 12 14.e है, ये 14 है बेटा, है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 12 के साथ। ठीक है ठीक है, दैट इज 4.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.2। तो अब आप क्या करेंगे, क्रोमियम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा। तो इस तरीके से आपको ये निकालनी होती है। और खास बात यहां जो है वो मैं आपको बता देता हूं। स्पेशल बात ये है बेटा, एक एक्सेप्शन आती है यहां पर हीलियम के केस में। हीलियम के केस में जो n में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एक्चुअली देखिए 1s2 है, तो n ही काउंट होगा। उनकी वैल्यू 0.30 माननी होती है, ये एक स्पेशल केस है, बाकी सब में 0.35 चलती है। ठीक है जी, तो ये नोट कर लीजिएगा, हीलियम का एक स्पेशल केस होता है। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट हमें मिल जाए, हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसका जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं।
हमें क्या करना है बेटा जी, नाइट्रोजन के 2p का जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p p का, यानी कि n और p वाला रूल यूज करना है। क्या कहता है, n के लिए 0.35, n-1 के एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 और n-2 के लिए दैट इज 1 और इसके बाद सबके लिए। तो ये हो गया जी n। अभी n में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम कितने स्टडी करेंगे, 4, क्योंकि एक तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये हो गया बेटा जी n-1। तो चलिए शुरू करते हैं। n वालों के लिए क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके लिए क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है ही नहीं हमारे पास, ये है ही नहीं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1.4 समथिंग आ जाएगा आपके पास। और यहां कितनी आ जाएगी, 1.7। ऐड कर दीजिए इनको, कितना बन जाएगा, दैट इज 1, यू कैन से 3.1। आपकी वैल्यू आ गई 3.1, ठीक है। अभी जेड इफेक्टिव क्या करें, 7 माइनस 3.1 कीजिए, दैट इज 3.9 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर जेड इफेक्टिव। बस ये ध्यान रखना कि निकाल किसका रहेगा, एस या पी का या डी और एफ का। और हीलियम का केस अलग है, उसमें आप अब हीलियम का निकाल ही लो भाई, बात ही खत्म, याद हो जाएगा। हीलियम का तो फिक्स है, 1s2 हो गया, एक को स्टडी करना है तो क्या करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर जेड इफेक्टिव के लिए जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 2, सिग्मा कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है 0.30, दैट इज 1.70। इसे याद कर लो, ये फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। बाकी सब में रूल चल रहे हैं। तो ये होता है बेटा जी जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अलग अलग, उसमें खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस रूल में एक्सपर्टाइज हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको इस रूल की हेल्प से रेडियस को स्टडी करना सिखाएंगे।